देखिए, जब भी बड़े नेताओं की बात होती है, चाहे हम अखिलेश यादव जी, हालांकि उनकी सीट को लेकर भी लास्ट मोमेंट पर कंफ्यूजन हुआ, लेकिन फिर भी बाकी सीटों को लेकर एकदम क्लैरिटी दिखी। लेकिन जब यहाँ पर राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी की बात आई, तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन की स्थिति देखी। जबकि वहीं दूसरी तरफ आप देख लीजिए, नरेंद्र मोदी के अलग अलग कार्यक्रम, उनका पूरा का पूरा प्लान। तो आपको जिस ताकत से लड़ना है, उसके बराबर मुकाबला करने के लिए उतनी ही ताकत आपको लगानी पड़ेगी, ताकि बाद में ईवीएम या फिर बाकी चीजों को दोष नहीं दिया जाए। क्या वहां पर पिछड़े हुए, मतलब थोड़ा सा पिछड़ जाती हैं पार्टियां, विपक्षी दल की? नहीं, चित्रा जी, मैं 1 मिनट में सारी बात समाप्त कर दूंगा। देखिए, एक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। हो सकता है ये कंफ्यूजन ही इंडिया गठबंधन का रणनीति का हिस्सा हो, और मुझे लगता है 4-5 दिनों से पूरा देश का मीडिया उसी पे बात कर रहा था। उसका फायदा तो इंडिया गठबंधन की होगा। जहां तक आपने सवाल किया कि रायबरेली में क्या होगा, मैं देश के सामने ये रख दूं, रायबरेली में 5 सीटें हैं विधानसभा की जो लोकसभा में आती हैं। एक तो हरचंदपुर है, सरेनी है, ऊंचाहार है, बछरावा है और रायबरेली सदर है, जिसमें 4 सीटें समाजवादी पार्टी जीती थी। एक सीट पर मामूली वोटों से, प्रशासन की बेईमानी से हम लोग हारे थे। अगर हम ये कहें कि रायबरेली में 2022 में समाजवादी पार्टी को 4,20,099 वोट मिला और कांग्रेस को 1,40,842 वोट मिला, भारतीय जनता पार्टी को 3,81,625 मिला। अगर समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का मिला देते तो 5,42,941 हो जाता है। और ये तब मिला जब हमारे मामूली कार्यकर्ता लड़ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं चित्रा जी, इन्हीं के सगे भाई हरचंदपुर से भारतीय जनता पार्टी से कैंडिडेट थे, हमारे एक नौजवान साथी ने उनको बड़े मतों से हरा दिया 2022 में। तो आप समझिए कि राहुल लोधी से इनके भाई हार गए। तो हम एक बात केवल कह रहे हैं कि अंतर बड़ा। अब तो खुद राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, तो रायबरेली में तो लड़ाई नहीं है। रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो जाएगी। अब आप आ जाइए अमेठी में। अमेठी में 5 सीटें, जिसमें 2 समाजवादी पार्टी के विधायक जीते, बाकी 3 जगह हम लोग हारे हैं। और एक सीट विधानसभा की रायबरेली की है सलोन, जो अमेठी में लगती है। अब अमेठी में जब चुनाव हो रहा है, चुनाव अमेठी में स्मृति ईरानी जी के खिलाफ है, बीजेपी के खिलाफ है, उनके जो नाकामी है उसके खिलाफ है, वैक्सीन के खिलाफ है, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ, उनके झूठ के खिलाफ है। तो मैं ये स्वीकार कर रहा हूं कि अमेठी में चुनाव होगा, लेकिन वहां भी लाखों वोटों से स्मृति ईरानी जी हारेगी और रायबरेली में जमानत नहीं बचेगी भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, आप जो विधानसभा का यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं सुनील सिंह जी, दरअसल दिक्कत इस बात की है ना, आप लोग इस बात को छिपा ले जाते हैं कि अमेठी और रायबरेली को लेकर पिछली बार भी बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने दोनों ही राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी का समर्थन किया था और अपने उम्मीदवार नहीं उतारे थे। अगर आप लोगों का वोट उधर पड़ता है, उसके बावजूद वो वहां से हार जाते हैं अमेठी से, और रायबरेली में 17% ज्यादा वोट हासिल करती है बीजेपी 2014 के मुकाबले, कांग्रेस का 8% घट जाता है, तो फिर आज की तारीख में जब आप मैदान में उतरेंगे, इतनी देरी से उतरेंगे, तो सवाल पलटकर पूछे जाएंगे। अब मैं बीजेपी के पास आऊंगी, लेकिन एक टिप्पणी बाकी मेहमानों से, आशुतोष जी सीधे आपके पास आते हुए, अब देर आए दुरुस्त आए या फिर बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, क्योंकि जो माहौल भारतीय जनता पार्टी बना रही है ये कहते हुए कि डरो मत, भागो मत, अमेठी तो छोड़ दी उन्होंने, रायबरेली को लेकर क्या वास्तव में उतनी ताकत कांग्रेस पार्टी दिखा पाएगी? देखिए चित्रा जी, अब ये राहुल का मास्टर स्ट्रोक है या क्या, ये तो जब 4 जनवरी को रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा, और उसके पहले हम इस पर कोई टिप्पणी करें वो उचित भी नहीं है। लेकिन एक चीज मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं कि 1991 में जो लालकृष्ण आडवाणी नई दिल्ली से चुनाव लड़ा करते थे, वो अचानक गांधीनगर चले गए। वो अचानक गांधीनगर क्यों चले गए? ये तब की बात है जब आडवाणी अपनी लोकप्रियता के पीक पर थे, जब रथ यात्रा वो कर रहे थे, और उस वक्त हिंदुत्व के, हिंदू हृदय सम्राट माने जाते थे। अब सवाल ये उठता क्यों गए थे? उसका कारण बहुत स्पष्ट था। कारण स्पष्ट था कि 1991 में राजेश खन्ना उनके खिलाफ चुनाव लड़े थे और लालकृष्ण आडवाणी सिर्फ 1500 वोटों से किसी तरीके से जीते। उसके बाद उनको लग गया कि नई दिल्ली से अगर लगेंगे तो हम चुनाव हार जाएंगे। तो क्या लालकृष्ण आडवाणी को का लोगों ने अपमान किया था? क्या लालकृष्ण आडवाणी को का लोगों ने मजाक उड़ाया था क्या?
लेकिन आज की राजनीति बदल गई है, आज भारतीय जनता पार्टी भी बदल गई है। आज भारतीय जनता पार्टी हर चीज, मोदी जी अगर कुछ भी कहते तो मास्टर स्ट्रोक, वह क्या खेला है, मतलब इस तरीके की बातें करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़ के भागे हैं, क्या किसी ने कभी कहा, कभी किसी ने अटल बिहारी वाजपेयी का किसी ने अपमान किया कि ग्वालियर से लड़े, बलरामपुर से लड़े, लखनऊ से लड़े, दिल्ली से लड़े? तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी का किसी ने मजाक उड़ाया था क्या? यह भारतीय जनता पार्टी की नई संस्कृति है, और यह संस्कृति ही भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले दिनों में एक बड़ा संकट पैदा करने वाली है। मुझे अच्छी तरीके से याद है, कभी भी अटल बिहारी वाजपेयी का मजाक नहीं उड़ाया गया, कभी भी लाल कृष्ण आडवाणी का मजाक नहीं उड़ाया। और एक बात और ध्यान रखिएगा, अमेठी की चर्चा स्मृति ईरानी की वजह से नहीं है। स्मृति आज के बाद से अमेठी की चर्चा नहीं होगी, अखबारों के आखिरी पेज पे सिंगल कॉलम में खबर छपेगी स्मृति ईरानी की। वो फ्रंट पेज की खबर ये थी, पिछले 3 दिनों से लगातार अखबारों में, टेलीविजन चैनल में डिबेट इसलिए हो रही थी क्योंकि राहुल गांधी वहां से चुनाव लड़ने वाले थे, ऐसी बातें की जा रही थी। आज भी दिन भर राहुल गांधी ने भले अमेठी चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन रायबरेली को लेकर दिन भर टीवी में लाइव चैनल क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के वो नेता हैं और इस बात को मीडिया समझता है। मैं दावे के साथ कहता हूं, आज के बाद से स्मृति ईरानी के बारे में, अमेठी के बारे में अगर अखबार के आखिरी पेज पर ही खबर छपेगी तो इस मुगालते में किसी को नहीं रहना चाहिए कि आप किसी का अपमान कर दें, किसी के बारे में बदतमीजी जैसी बातें कर दें। ये अच्छी बात नहीं। ये भारत में जो राजनीति संस्कृति लेकर आई है बीजेपी, ये अंत में उनका ही नुकसान करेगी। ठीक है, अब क्या यही मास्टर स्ट्रोक है कि स्मृति ईरानी को अखबारों में, टीवी में अब जगह नहीं मिले, अमेठी की चर्चा नहीं हो, विशाल मिश्रा जी? और वो कह रहे हैं कि वहां की पहचान इसी वजह से थी क्योंकि गांधी परिवार का वो गढ़ हुआ करता था। विशाल मिश्रा जी, और अपमान करना बीजेपी की संस्कृति का हिस्सा बन गई है, ये भी आशुतोष जी कह रहे हैं। चित्रा जी, मैंने आशुतोष जी की बातों को सुना। अभी आशुतोष जी उदाहरण दे रहे थे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का कि बलरामपुर से लड़े, ग्वालियर से लड़े, तो क्या उनको किसी ने कहा कि भाग गए? लेकिन मानव वो बलरामपुर से चुनाव लड़े, और जब बलरामपुर से चुनाव नहीं भी लड़े तो भी बलरामपुर उनका लगातार आना जाना बना रहा। आप मुझसे पूछिए। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आप हमको बताइए कि जहां की क्षेत्र ने आपको विरासत दी हो, आपकी पहचान दी हो, आपके परिवार को जो है पहचान दिया हो, वहां पर क्या ये जायज बनता है कि चुनाव जीतने के बाद और हारने के बाद बिल्कुल ना जाया जाए, बिल्कुल नदारद रहा जाए? आपने जनता को क्या समझ लिया है? वही जनता जो जनार्दन का रूप होती है, उसको आपने बिल्कुल सामंतीकरण के माइंड सेटअप से उसको आपने समझ लिया है कि हम जाए या ना जाए क्या फर्क पड़ता है। उसी जनता ने आपको शीर्ष पर पहुंचाया, उसके बाद में उसी जनता का ख्याल ना रखना। साफ साफ कहिए ना कि कहते थे कि डरो मत, डरो मत। हम तो कहेंगे अपने अवधी भाषा में, अरे डरो ना, भाग्यो ना, कम से कम लड़ते हो तो। लेकिन कैसे लड़ते, मैं बताता हूं चित्रा जी। अमेठी में पिछले 30 सालों से अमेठी के तिलैया में 30 साल से बस अड्डा की मांग होती रही, क्यों नहीं बना? मैं नेहरू जी के समय में अमेठी जो और ऊंचाहार रायबरेली के बीच के रेलवे लाइन का पुल का निर्माण होना था, उसकी डीपीआर जानती है कब बनी? अब बनी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं खुलवाया था? राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज पहली बार खुला। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि सैनिक स्कूल क्यों नहीं खुलवाया था? पहली बार सैनिक स्कूल खुला। मैं पूछना चाहता हूं कि जो अमेठी बाईपास की जनता मांग कर रही थी, क्यों नहीं बनवाया? पहली बार बना। तो ये तथ्य हैं, ये आंकड़े हैं। 1.5 लाख घरों में चित्रा जी बिजली नहीं थी। कैन यू इमेजिन कि जिसकी सरकार हो केंद्र में, जिसकी राज्य में सरकार हो समाजवादी पार्टी के सहयोग से, वहां पर 1.5 लाख घरों में बिजली ना हो? वहां पे लगभग 1,20,000 मकान बने हैं। तो ये चित्रा जी आंकड़े हैं जो दर्शाते हैं। और हम भूल जाएं, गुहार में जमीन किस लिए लिया गया था बताइए ना, और बाद में किसको दे दिया गया? और वहां पे जायज बहादुर के पास जो है इंटर कॉलेज खोलने के लिए जमीन ली गई थी। मान्यवर, सच्चाई से आप आंकड़े नहीं मोड़ सकते। हाँ, मैं फिर यह बात कहना चाहूंगा कि वो जब 2019 में आप चुनाव हार गए, ठीक है, लोकतंत्र है, हार जीत चलता रहता है, एक बार भी ना जाए। ठीक है, आप मुझे बताइए ना, रायबरेली में ही कितनी बार गए बताइए। लेकिन ये बेस्टल बना के कि नहीं, एक सामंती सोच के साथ कि जाना ही नहीं है, ये लोकतंत्र में आशुतोष जी नहीं होता। ठीक है, मैं अब जवाब ले लेती हूँ। रशीद किदवई जी आपके पास आऊंगी, राजभर साहब आपके भी पास आ रही हूँ, लेकिन उसके पहले आशुतोष जी, अब मैं ही बता देती हूँ। 2019 हारने के बाद 3 बार ही गए राहुल गांधी अमेठी।
चित्रा जी 2019 हारने के बाद 3 से 4 बार ही गए अमेठी, तो आपने तो छोड़ ही दिया ना उस अमेठी को जहां से आपने अपने राजनीतिक जीवन का ककहरा सीखा था आशुतोष जी। तो ये सवाल अगर चुपता हुआ पूछा जाएगा तो पूछा ही जाएगा। चित्रा जी मैं अभी डेटा निकाल रहा हूँ चित्रा जी कि नई दिल्ली से कि गांधीनगर क्यों भाग कर गए थे लाल कृष्ण आडवाणी, बलरामपुर से लाल कृष्ण अटल बिहारी वाजपेयी क्यों भाग कर गए थे और वहां से हारने के बाद कितनी बार वहां गए थे वापस। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नैरेटिव बनाने का काम, सिर्फ नैरेटिव बनाने का काम। इसके अलावा अरे भाई मैं बीच में आपको नहीं बोल रहा हूं, आप मुझे डिस्टर्ब मत करिए। सिर्फ नैरेटिव बनाने का काम करती टेलीविजन चैनल पर आकर। अगर कोई सामंती अपने स्वभाव में है तो भारतीय जनता पार्टी अपने स्वभाव में सामंती है। इनके नेता मुख्यमंत्री किस तरीके से महिलाओं के बारे में टिप्पणियां करते हैं, जीत नहीं पढ़ना, आप मुझे समझा रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री जो हैं, आपके मुख्यमंत्री जो हरियाणा के आते हैं, महिलाओं के बारे में उनकी क्या टिप्पणी आपको अच्छी तरीके से मालूम है, अच्छी तरीके से मालूम है। उनको महिलाओं के जींस पहनने पर आपत्ति थी। विशाल जी, आपके परिवार को प्रधानमंत्री दिया हो, वहां के अरे शीर्ष तक पहुंचाया हो। अरे अभी अमेठी रायबरेली पर रहते हैं ना सर, हरियाणा पे बाद में जाएंगे। ऐसी बहुत सारी टिप्पणी है, फिर आपको मध्य प्रदेश में बाकी नेताओं का भी जवाब देना पड़ जाएगा, हम उस पर नहीं जाते हैं। अमेठी रायबरेली पर ही रहते हैं ना सर। आप कह रहे हैं कि नैरेटिव बनाने का काम किया जा रहा है, बीजेपी को मौका मिला है वो करेगी, भले ही आपकी बात बिल्कुल सही है। 1957 का चुनाव अटल जी आगरा से हारे थे, बलरामपुर से जीते थे, ऐसी लगातार परिपाटी ने एक जगह से दूसरी जगह गए, लेकिन आपका जो गढ़ रहा हो, आप वहां से अगर हट जाए एक बार चुनाव हारने के बाद, अमेठी कोई बीजेपी का गढ़ नहीं रहा है। आपने अपने गढ़ में चुनाव हारा ठीक है, लेकिन आपने उसको छोड़ दिया, ये सवाल पूछा जाएगा ना। अमेठी में आपके कार्यकर्ता धरना दे रहे हैं कि राहुल भैया आएंगे, यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, ये उनके लिए ये सवाल पूछा जा रहा है ना आशुतोष जी। चित्रा जी क्यों बीजेपी का नैरेटिव बना रही, ये भी तो सवाल पूछिए ना कि लाल कृष्ण आडवाणी ने कॉन्स्टिट्यूएंसी क्यों छोड़ी। अरे बीजेपी का नैरेटिव नहीं, सवाल पूछना मेरा काम है आशुतोष जी, सवाल पूछना मेरा काम है। अब आपको अच्छा नहीं लगे तो आप बीजेपी वाला आरोप मेरे ऊपर मर देंगे, आपको सूट करता है तो। आप मुझे बोलने नहीं दे रही, मैं तो साफ तौर पर कह रहा हूं ना। जरा इस सवाल का जवाब पूछिए विशाल जी से कि की जो नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, जहां से 2 बार लाल कृष्ण आडवाणी जीते थे, वहां से क्यों भागे थे गांधीनगर? मैं उत्तर देता हूं, भागे थे, कितनी बार वापस लौट कर आए थे? नहीं, ये इनको शांत कराइए भाई, अगर मैं इनको बोलने नहीं दूंगा अगर ये मुझे। अरे आशुतोष जी, आडवाणी और अटल जी के माता पिता कई पीढ़ियों से वहां पर चुनाव नहीं लड़ रहे थे। रायबरेली में जहां पर राहुल गांधी पहुंचे हैं, फिरोज गांधी ने पहला 1952 का चुनाव लड़ा था, 57 का लड़ा, इंदिरा गांधी लड़ी, उसके बाद उन्होंने जनता पार्टी के उम्मीदवार से, तो इसलिए सवाल पूछा जाएगा ना। 20 में से 16 बार वहां पर कांग्रेस पार्टी जीती है, ये आंकड़ा है, इस वजह से पूछा जाएगा। बीजेपी के नैरेटिव का क्या, पत्रकारों को सवाल पूछने का हक नहीं है क्या? रशीद किदवई जी, मैं आपके पास आते हुए, रशीद किदवई जी, अब ये सवाल पूछा जाएगा ना। देखिए, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन सबसे बड़े नेता को लेकर अगर उहापोह की स्थिति रहेगी, आखिरी दिन वो नामांकन भरने के लिए आएंगे, तो सवाल पूछा जाएगा ना। और अमेठी जो 3 बार आपने लगातार जीता, आप उतरते अमेठी से मैदान में, हरा देते स्मृति ईरानी को। बीजेपी के खिलाफ इतने मुद्दे आप उठाते हैं, क्या है मास्टर स्ट्रोक, क्या दिखाई दे रहा है इसमें राहुल गांधी का रायबरेली से उतरना? रशीद किदवई जी। चित्रा, देखिए, कोई भी राजनीतिक दल जो अपना चुनाव लड़ता है, राजनेता, वो अपने विवेक से लड़ता है, वो किसी के कहने से नहीं लड़ता, और उसके पीछे पूरा कैलकुलेशन होता है। देखिए, यहाँ देखिए चित्रा, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। अगर भाजपा को सत्ता से दूर रखना है तो उत्तर प्रदेश उसके लिए एक बहुत बड़ा, दोनों पक्षों के लिए बहुत बड़ी एक इम्तिहान की जगह है। और वहां के ऊपर 34 ऐसी सीटें हैं जहां इंडिया अलायंस का 40% के करीब उसका मत प्रतिशत है। इस तरह से 43 ऐसी सीटें हैं जहां भाजपा का 50% से ज्यादा मत प्रतिशत है। तो जब तक उत्तर प्रदेश में अगर इंडिया अलायंस नहीं करेगा, और राहुल गांधी, मुझे लगता है कि गठबंधन का जो एक वो होता है, उसके लिए वहां के ऊपर गए हैं, मतलब गठबंधन को मजबूत करने के लिए गए, अखिलेश यादव के आग्रह पे गए। अगर अखिलेश यादव की पार्टी अच्छा नहीं करेगी, समाजवादी पार्टी, तो वहां कांग्रेस का भी प्रदर्शन अच्छा नहीं रहेगा। कांग्रेस वहां एक छोटा माइनर पार्टनर है। तो कोलिशन धर्म निभाने के लिए राहुल गांधी गए हैं। 4 तारीख को ये नहीं होगा कि उन्होंने किस घड़ी में आखिरी समय में पर्चा भरा या बाद में भरा। ये जीत और कामयाबी और एक सीट का मामला नहीं है चित्रा की। रायबरेली पिछली बार भी 19 में भी कांग्रेस जीती थी, लेकिन उसका पूरे उत्तर प्रदेश में विपक्ष का प्रदर्शन बहुत ज्यादा निराशाजनक था। तो यहाँ पर जो मुझे नजर आता है वो रणनीति जो है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष जो है अपनी मजबूत दावेदारी पेश करे। कर पाएंगे या नहीं, ये समय बताएगा।
अरुण राजभर जी, सीधे आपके पास आते हुए, अब मुकाबले में उतरे हैं तो आप लोग भी दो दो हाथ कीजिए। इस तरह से निशाना साधना कि अमेठी छोड़ दिया, रायबरेली क्यों आ गए, इस तरह की बातें करना क्या ठीक है? क्योंकि ऐसे बहुत सारे नेता, जिसका उदाहरण आशुतोष जी भी दे रहे थे, इतिहास में बड़े सारे नेता मिल जाएंगे जो एक सीट छोड़कर दूसरी सीट पर जाते चुनाव लड़ने के लिए। देखिए, अगर आशुतोष जी जिस उदाहरण को दे रहे हैं, अगर दोनों की तुलना करेंगे तो एक संघर्ष करके आगे बढ़ा है, एक विरासत में आगे बढ़ा है। अब विरासत में डर करके जो लोग आगे बढ़े हैं, वो डर करके भाग रहे हैं, और भागने वाले लोग को जनता कभी माफ नहीं करती है। वायनाड के लोग भी तो ये सोच रहे होंगे कि हमारा सहारा अब कौन बनेगा। जैसे कि बेसहारा अमेठी के लोगों को छोड़ दिया, अब रायबरेली को सहारा बनाने की बात होगी। तो उत्तर प्रदेश में जो हम लोगों ने नारा दिया है एनडीए गठबंधन ने कि 80 की 80 में हम रहेंगे, तो ये तो पहले स्पष्ट हो गया कि अमेठी में जो विकास को लोगों ने पसंद किया है, तो श्री स्मृति ईरानी को लोगों ने पसंद किया है। तो अब स्मृति ईरानी जी के सामने ये लड़ने को तैयार नहीं हुई, इसीलिए डर के भागने लगे। ये स्पष्ट है कि बलरामपुर चुनाव हो, चाहे ये उत्तर प्रदेश किसी भी लोकसभा क्षेत्र का चुनाव हो, हर एक चुनाव क्षेत्र में जनता अपने प्रत्याशी को अपने बीच में देखना चाहती, चाहे वो जीते चाहे हारे। लेकिन यहाँ जीत हार के बाद भी अगर 10 जनपद नजर आए तो प्रधानमंत्री जी की तुलना कर लीजिए। 2 दर्जन बार बनारस दौरा किए हैं, लेकिन श्री राहुल गांधी जी 3 से 4 बार अपने अमेठी दौरा किए, और जीत जाते हैं तो भी दौरा नहीं करते, हार जाते हैं तो भी नहीं दौरा करते हैं। तो इसीलिए तो जनता कंफ्यूज हो जाती है। और इतने बड़े नेता अगर कंफ्यूजन के शिकार होंगे और 1 घंटा पहले नामांकन करने जाएंगे, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के पास अब कुछ जनाधार बचा नहीं है। सिर्फ कार्यकर्ताओं को ऑक्सीजन देने के लिए इस तरह के प्रोपेगेंडा फैलाए जाते हैं विपक्ष के द्वारा कि नहीं हमारे प्रत्याशी मैदान में आ गए। तो मुझे स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस का जनाधार अब दिन ब दिन खत्म हो रहा है। जो कांग्रेस मुक्त का नारा चल रहा था, वो कांग्रेस मुक्त अब रायबरेली अमेठी हो जाएगा, और उत्तर प्रदेश में सारे एनडीए गठबंधन के लोग 80 की 80 लोकसभा सीट पर जीत करके तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। तो यह स्पष्ट होगा विपक्ष के पास आपस में लड़ने के अलावा कुछ बच नहीं रहा है। ये तो खुद ही कंफ्यूजन हमें है कि अमेठी में हम किसको खड़ा करें कि हमारी सामने चुनौती सामने दे सके। तो उनके पास प्रत्याशी मिल नहीं रहे थे। चर्चा हो रही थी प्रियंका जी लड़ेंगी, तो चर्चा हो रही थी राहुल जी लड़ेंगे, हर घंटे चर्चाएं बदल रही थी। तो इसका मतलब जब बड़े नेता पर इतने सवाल खड़े हो रहे हैं, बड़े नेता पर इतनी कंफ्यूजन है, तो फिर सामान्य कार्यकर्ताओं पर क्या विचार हो सकता है। तो स्पष्ट हो गया है कि देश में जो माहौल बना हुआ है वो विकास की गारंटी का माहौल बना है। अब कितनी ऊर्जा मिलेगी कार्यकर्ताओं की, या फिर आगे परिस्थिति क्या रहती है, इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी।